नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है क्लास 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर का। लेकिन ये इंपॉर्टेंस इस वजह से भी रखता है कि क्लास 12th में जाकर जब आप लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे फिजिक्स के सिलेबस में, तो वहां पर भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से एक चैप्टर है जिसमें कि समहाउ सेम कंटेंट है जो कि अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। यानी कि एक क्लियर सा कॉन्सेप्ट ये हो गया कि अभी जो अगर आप लोग ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ढंग से पढ़ लेते हो तो सेम चीज आप लोगों का सिलेबस कवर भी करते चले जाएगा। क्लास 12 के फिजिक्स का भी एक चैप्टर, ये जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहां पर एक चैप्टर के रूप में है। अगर रेफरेंस बुक के बारे में मैं यहां पर बात करूं कि अगर आप लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस लेक्चर के बाद भी अगर डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए खुद से पढ़ना है तो आप लोग एससी वर्मा वाले बुक में, जो कि पार्ट 2 है, पार्ट 2 वाले एससी वर्मा वाले बुक में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम से ही एक चैप्टर आप लोगों को मिलेगा। वहां पर आप लोगों को डिटेल एक्सप्लेनेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में मिलेगा। लेकिन यहां पर भी जो मैं आप लोगों को चैप्टर में बता रहा हूं तो उससे कुछ ज्यादा ही आप लोगों को मिलेगा यहां पर, या देखने को मिलेगा, उससे कुछ कम नहीं मिलने जा रहा है। इसलिए यहां पर इन सारी बातों को बोलने का तात्पर्य सिर्फ ये था कि आप लोग इस वीडियो को जरा ध्यान से देखोगे। ओके स्टूडेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जानने के पहले हम लोग जानते हैं लिमिटेशंस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ओके बच्चों, लिमिटेशंस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन में हम लोगों को क्या जानना है? बस दो लाइन जानना है, और वो लाइन ये है कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था, और किस आधार पर, लाइट के अलग अलग फिनोमेनन के आधार पर। लाइट का फिनोमेनन क्या था? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, यहां तक का जो फेनोमेनन था। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो था वो लाइट के पार्टिकल नेचर के आधार पर भी प्रूव हो जाता था, जिसको कि हम लोग नाम दे देते थे न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। लेकिन बाद में जब लोगों ने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के बारे में जाना, तो यहां पर इस बात को जानने के बाद लोगों ने ये पाया कि लाइट को अगर हम लोग पार्टिकल मानेंगे तो लाइट कभी भी इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन का फेनोमेनन नहीं देगा। लाइट तब भी इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन या पोलराइजेशन का फेनोमेनन देगा जब लाइट को हम लोग वेव मानेंगे। और इस आधार पर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को डिस्कार्ड हम लोग कर दिए, और फिर हम लोगों ने वेव नेचर ऑफ लाइट को एक्सेप्ट किया। और यहां तक इन सारे फिनोमेनन्स के आधार पर हम लोगों ने लाइट को वेव मानना शुरू कर दिया, और वही था वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन। लेकिन बाद में जब हम लोगों ने दो अलग अलग फिनोमेनन के बारे में जाना, पहला फिनोमेनन तो हो गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और दूसरा फिनोमेनन जो होता है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसे हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो इन दोनों फेनोमेनन के आधार पर हम लोगों ने ये पाया कि लाइट को अगर हम लोग वेव मानेंगे तो लाइट कभी ये दोनों फेनोमेनन देगा ही नहीं देगा। तो लाइट कब इस तरह का फेनोमेनन देगा, यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट कब देता है? तो लाइट इस तरह का फेनोमेनन तब देता है जब लाइट जो है वो पार्टिकल हो, ना कि वेव हो। क्योंकि लाइट को अगर आप लोग वेव मानोगे तो लाइट इस तरह का फेनोमेनन नहीं देगा। तो यही हो जाता है लिमिटेशंस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन के। यदि हम लोग लाइट को वेव थ्योरी के अनुसार मानेंगे तो लाइट कभी भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देगा। यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस आधार पर दिया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। और आज के लेक्चर में हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जानेंगे। ओके स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? देखो बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है उसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जब किसी मेटल के सरफेस पर, मेटल ही क्यों? क्योंकि मेटल में लूजली बाइंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारा लूजली बाइंडेड इलेक्ट्रॉन है, ये सब मेटल के सरफेस पर लूजली बाइंडेड इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो जब हम लोग मेटल के सरफेस पर सम सफिशिएंट एनर्जी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फॉल कराएंगे तो क्या होता है, इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जो होता है इस एनर्जी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एब्जॉर्ब करता है और यहां से बाहर निकलता है विद सम एनर्जी या फिर जीरो एनर्जी। तो बस इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? व्हेन अपॉन द सरफेस ऑफ मेटल सम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉल, देन इलेक्ट्रॉन्स विल इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हिच इज कॉल्ड द फेनोमेनन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहाँ पर चीजों को समझने की कोशिश करो। फोटो इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग सामान्य तौर पर मेटल ही लेते हैं, नॉन मेटल नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल और मेटल में एक बेसिक डिफरेंस होता है, वो ये कि नॉन मेटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो नॉन मेटल का कोई भी एटम का हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और ये जो है मान लेते हैं कोई भी एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहली बात कि नॉन मेटल का साइज जो होता है वो छोटा होता है, मेटल का साइज हमेशा बड़ा ही होता है। तो बड़ा साइज होने की वजह से मेटल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो न्यूक्लियस से दूर होता है, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के तरफ कम अट्रैक्शन महसूस करेगा। नॉन मेटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के तरफ ज्यादा अट्रैक्शन महसूस करता है, जिस वजह से इस इलेक्ट्रॉन को, नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाना मुश्किल होता है। लेकिन मेटल का इलेक्ट्रॉन आराम से मेटल के सरफेस से बाहर निकल सकता है। तो ये जो फेनोमेनन हम लोगों को दिखा कि इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन का फेनोमेनन, बताओ तो कहां आसान होगा, नॉन मेटल में या फिर मेटल में? मेटल में इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन का फेनोमेनन आसान होगा। इसी वजह से हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेटल का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को बच्चों ये भी याद रखना चाहिए कि यहां पर जो हम लोग मेटल का इस्तेमाल करते हैं, ये मेटल भी सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी का होना चाहिए, यानी कि लोएस्ट, उस तरह का मेटल जिसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होता है, उस तरह के मेटल को हम लोग इस्तेमाल करते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। क्यों ऐसा? क्योंकि सबसे पहले देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? कोई भी एटम, गैसियस आइसोलेटेड एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह बाहर निकालने के लिए जितना मिनिमम एनर्जी लगता है, दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव an atom completely from the outermost shell of any gaseous isolated atom is called ionization energy। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी जिस मेटल का सबसे कम होगा, तो यानी कि उस मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, तो ऑब्वियस सी बात है उस तरह का मेटल आराम से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा। इस वजह से हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में किस तरह के मेटल का इस्तेमाल करते हैं? जिसका आयनाइजेशन एनर्जी कम हो या फिर जिसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो, जिस मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी कम हो। अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल की बात करें बच्चों, आप लोगों ने पढ़ी होगी क्लास 9-10 में भी आप लोगों ने देखा होगा पीरियोडिक टेबल, यहाँ पर मैं भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन कुछ इस तरह से होता है, यानी कि अगर किसी पीरियड में अगर आप लोग लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, और ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे आओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर बढ़ता है। तो आप लोगों से पूछा जाए कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है इस पूरे पीरियोडिक टेबल में किस कॉर्नर के एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा? आप लोग देखो, इधर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है ना, ऊपर जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। तो यानी कि इस कॉर्नर पर जो भी एलिमेंट होंगे उसके आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होंगे, और पीछे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटता है और नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटता है। तो इस कॉर्नर पर जो एलिमेंट होंगे उसके आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होंगे। तो आप लोग पाओगे, ऐसे तो यहाँ फ्रेंसियम होता है, फ्रेंसियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, हम लोग सीजियम की बात करते हैं। तो सीजियम जो होता है पीरियोडिक टेबल में सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी चूंकि रखता है, इस वजह से सामान्य तौर पर हम लोग सीजियम जैसे मेटल का इस्तेमाल करते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को करवाने के लिए। तो यहां पर अब हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या बताया कि कोई भी मेटल है, ठीक है, इस मेटल के सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स वगैरह मौजूद है, तो इस मेटल के इलेक्ट्रॉन को हम लोग लूजली बाइंडेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इसी लूजली बाइंडेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो मेटल कंडक्टर की तरह काम करता है। यदि ये इलेक्ट्रॉन लूजली बाइंडेड नहीं होता तो मेटल कंडक्टर की तरह काम करता नहीं, क्योंकि नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन लूजली बाइंडेड नहीं होते हैं, इसलिए नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन मेटल में जो ये लूजली बाइंडेड इलेक्ट्रॉन, जिसको कि हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं ना, इन सारे इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो इस लूजली बाइंडेड इलेक्ट्रॉन के वजह से मेटल जो होता है वो किस तरह से काम करता है? कंडक्टर की तरह। लेकिन ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब हुआ? फ्री टू मूव विद इन द सरफेस ऑफ मेटल, यानी कि मेटल के सरफेस के अंदर ही ये मूव कर सकता है। ऐसा नहीं सोच लेना कि ये इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस के बाहर भी मूव करते चले जाएगा। ऐसा अगर होता तब तो बिजली का पोल है ये रोड पर, और इससे
तार जो इस तरह से गुजर रहा है, तो हम लोग इधर से जाएंगे तो क्या होगा, हम लोग को करंट वगैरह लगने लगेगा कि नहीं लगने लगेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है विद इन द सरफेस ऑफ मेटल मूव करता है। ठीक है, क्यों इलेक्ट्रॉन विद इन द सरफेस ऑफ मेटल मूव करता है? क्योंकि अगर आप गौर करो कि ये एटम का इलेक्ट्रॉन है, कोई भी मेटल का इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इस तरह से जा रहा है इधर इधर, तो हो सकता है कि इस दौरान ये बाहर भी जाना चाहे, लेकिन होता क्या है कि अगल बगल में जो मेटल अदर एटम का न्यूक्लियस है, तो वो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते रहता है, और ये खिंचाव इतना ज्यादा होता है कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाता है कि नहीं निकल पाता है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन अगर इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो सरफेस पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है मान लो, इस फ्री इलेक्ट्रॉन को अंदर के तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, कितना, अंदर की तरफ मान लो 10 जूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो इस बंधन को तोड़ने के लिए कितना एनर्जी चाहिए बताओ? इस बंधन को तोड़ने के लिए मिनिमम 10 जूल चाहिए। और अगर यहां पर से हम लोग एक लाइट इस तरह से लाएं और इस लाइट का एनर्जी जो है ये 10 जूल से ज्यादा है, मान लेते हैं 10 + 2 यानी कि 12 जूल का ये लाइट है। ठीक है, तो 12 जूल का अगर लाइट इस इलेक्ट्रॉन पे पड़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन 10 जूल एनर्जी खर्च कर देगा अपने बंधन को तोड़ने में, बाकी 2 जूल एनर्जी के साथ ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इसे हम लोग क्या नाम दे देंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और क्लियर करते हैं इन चीजों को कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने क्या बताया कि अगर हम लोग किसी भी मेटल के सरफेस पर सफिशियंट एनर्जी का लाइट, ये क्या है सफिशियंट एनर्जी? वही बात कि यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है सम अमाउंट ऑफ एनर्जी से बंधा हुआ है, तो उस एनर्जी से ज्यादा एनर्जी का अगर लाइट इस पर फॉल कराओगे मेटल के सरफेस पर, तभी तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन सरफेस से बाहर होगा। तो इसीलिए यहां पर बोल रहे हैं कि जब किसी भी मेटल के सरफेस पर हम लोग सफिशियंट एनर्जी का लाइट फॉल कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है बंधन तोड़कर बाहर निकलता है। इसी इफेक्ट को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल देते हैं। तो अब जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात। सबसे पहला, दिस इज इंस्टेंटेनियस फेनोमेनन। फिर ये इंस्टेंटेनियस फेनोमेनन क्या होता है? यहां पर इंस्टेंटेनियस फेनोमेनन करने का क्या मतलब हुआ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है ना वो इंस्टेंटेनियस होता है, इसमें कोई टाइम लैग नहीं होता है। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव करेगा उसी वक्त वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यानी कि यहां पर ऐसा नहीं होता कि 2 मिनट के बाद, 2 सेकंड के बाद या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद भी, ऐसा नहीं होता है। ये इंस्टेंटेनियस फेनोमेनन होता है, यानी कि जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ ये तुरंत से, यानी कि लाइट फॉल हुआ तुरंत से इलेक्ट्रॉन जो है मेटल के सरफेस से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर कोई टाइम लैग वगैरह जैसा चीज बिल्कुल भी नहीं होता है। क्लियर है? दूसरा बात, ये तो पहला बात तो हम लोगों ने समझ लिया क्या कि ये इंस्टेंटेनियस फेनोमेनन है। दूसरा बात कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दौरान एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो एक ही फोटोन को रिसीव करेगा, यानी कि यहां पर लिख रहे हैं ड्यूरिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वन इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब या रिसीव एनर्जी ऑफ ओनली वन फोटोन। ओके, कि सिर्फ एक ही फोटोन का एनर्जी ये रिसीव करेगा। ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है 10-20 फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया, ऐसा नहीं। क्योंकि अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ा था, वहां पर क्या पढ़ा था कि कोई भी मेटल या कोई भी सरफेस जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है वो कंटिन्यूअस मैनर में नहीं बल्कि डिसकंटिन्यूअस मैनर में, in the form of small packets of energy which are called quantum। ये जो small packets of energy है इसे ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं? these are क्वांटम। तो ये 1 क्वांटम, ये 2 क्वांटम, ये 3 क्वांटम, ऐसे बहुत सारा क्वांटम है, या फिर इसे ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं? फोटोन। तो हर एक फोटोन अपने साथ सम डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव करता है या रखता है, और उस एनर्जी का वैल्यू कितना होता है अगर आप लोग जानना चाहो तो ये एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ या फिर h न्यू के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जाना कि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सिर्फ एक ही फोटोन के एनर्जी को रिसीव कर सकता है। ठीक है, अब तीसरा बात हम लोग जानते हैं, और वो तीसरा बात होता है वर्क फंक्शन। ठीक है ना, वर्क फंक्शन को ध्यान से देखो आप लोग। वर्क फंक्शन को हम लोग फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क फंक्शन होता क्या है? तो मेटल के सरफेस से वर्क फंक्शन होता क्या है कि मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए
कम से कम जितना एनर्जी लगता है ना, उस एनर्जी को ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं, वर्क फंक्शन। क्लियर है कि कोई भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए कम से कम जितना एनर्जी लगेगा उसे ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं, वर्क फंक्शन। जैसे कि मान लो इस मेटल के सरफेस पर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अपने चारों तरफ के कर्नल से इस तरह से घिरा हुआ। कर्नल्स क्या होता है बता देते हैं कि चारों तरफ कर्नल्स यानी कि ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस या आयन जो बोल दो, तो ये पॉजिटिवली चार्ज कर्नल से घिरा हुआ। तो ये पॉजिटिवली चार्ज कर्नल से इसको खींच रहा होगा इस सरफेस के इलेक्ट्रॉन को, जो जिसके वजह से ये बाहर नहीं निकल पा रहा होगा। लेकिन अगर यहां पर हम लोग 10 जूल एनर्जी दें तो 10 जूल एनर्जी से ये अपने बंधन को तोड़ लेता है और अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो यहां पर वर्क फंक्शन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 जूल। वर्क फंक्शन करने का क्या मतलब, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। वर्क फंक्शन मतलब मिनिमम amount of energy that is required to remove an electron, that is required to remove an electron from the surface of any metal is called work function of that particular metal। दैट पर्टिकुलर मेटल करने का क्या मतलब कि वर्क फंक्शन जो होता है ना, ये फाई जो है एक्चुअली दिस इज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी करने का क्या मतलब हुआ कि वर्क फंक्शन जो होता है हर एक मेटल का अपना अपना फिक्स होता होगा। जैसे आयरन का अपना फिक्स वर्क फंक्शन होता होगा, कॉपर का अपना फिक्स वर्क फंक्शन होता होगा, तो सीजियम का अपना फिक्स वर्क फंक्शन होता होगा। फिक्स करने का मतलब सीजियम का वर्क फंक्शन कभी नहीं बदलेगा, वो हमेशा फिक्स रहेगा। लेकिन स्पेसिफिक कांस्टेंट करने का क्या मतलब हुआ कि सीजियम का अलग होगा फाई का वैल्यू, कॉपर का फाई का वैल्यू अलग होगा, आयरन के फाई का वैल्यू अलग होगा, यानी कि अलग अलग एलिमेंट के फाई का वैल्यू सेम नहीं होगा बल्कि वो अलग अलग होगा। तो समझ में आई बात कि वर्क फंक्शन होता क्या है, इस तरह से हम लोग वर्क फंक्शन समझते हैं। अब यहाँ पर पहला बात हम लोगों ने जाना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो इंस्टेंटेनियस फेनोमेनन होता है। दूसरा बात हम लोगों ने जाना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दौरान एक इलेक्ट्रॉन जो है एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। तीसरा हम लोगों ने जाना वर्क फंक्शन के बारे में, और चौथा अब हम लोग जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंडीशन क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। कंडीशन तो बाद में मैं लिखवाऊंगा। जैसे कि ये कोई मेटल का सरफेस है और इस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन आप लोगों को दिया हुआ है 12 जूल। तो वर्क फंक्शन 12 जूल देने का मतलब क्या हुआ कि इस मेटल के सरफेस पर कम से कम 12 जूल का लाइट दोगे तब जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम कितना एनर्जी चाहिए, 12 जूल एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं यहां पर जो लाइट हम लोगों ने डाला, ये लाइट का जो एनर्जी ई है, एनर्जी ई बराबर एच बाय लैम्डा होगा या फिर एच न्यू भी बोल सकते हैं। तो ये एनर्जी का लाइट इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, कब निकलेगा, तो वही डिफरेंट कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो वही कंडीशन हम लोग देख लेते हैं कि इफ ये जो एनर्जी है लाइट का, वो एनर्जी ऑफ लाइट इज लेस देन 5, यानी कि वर्क फंक्शन से कम अगर रहेगा, यानी कि 12 जूल से कम एनर्जी, 10 जूल दोगे, 8 जूल दोगे, 9 जूल दोगे, 5 जूल दोगे, तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो यहां पर लिखोगे नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सही है ना, कि यदि जो है लाइट का एनर्जी जो हम लोगों ने फॉल कराया वो वर्क फंक्शन से कम होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा उस परिस्थिति में। दूसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं, इफ एनर्जी ऑफ लाइट दैट विल फॉल अपॉन द सरफेस ऑफ मेटल इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, यदि एनर्जी लाइट का एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से बड़ा है या फिर बराबर है, तो उस समय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं। जैसे कि ये 12 जूल का लाइट है, वर्क फंक्शन है, और हम लोगों ने लाइट जो है वो 15 जूल का फॉल कराया, तो क्या होगा, 15 जूल का लाइट फॉल कराएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना चाहिए। लेकिन यही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखना, यदि एनर्जी लाइट का वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मे ऑकर मतलब ऐसा नहीं कि मई के महीना में होगा, मे ऑकर मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब आप लोगों के मन में आ रही होगी बात कि यदि 10 जूल 12 जूल का वर्क फंक्शन है और हम लोगों ने 15 जूल का लाइट इस पर फॉल करा दिया, ये 12 जूल का वर्क फंक्शन है
और लाइट जो है हम लोगों ने 15 जूल का फॉल करा दिया, यानी कि वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी का लाइट फॉल करा दिया, तो क्यों नहीं होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? इसलिए नहीं हो सकता है कि देखो कैसे, कि जैसे ये 12 जूल का था ना, पहले इस 12 जूल को मिटा देता हूं यहाँ पर, ठीक है, ये 12 जूल को मिटा दिया मैंने और यहाँ पर नीचे लिख दिया 12 जूल। ये वर्क फंक्शन जो है वो कितना है, 12 जूल। अब जो 15 जूल का लाइट आया, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये 15 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब किया। 15 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, 12 जूल एनर्जी तो ये खर्च कर दिया अपने बंधन को तोड़ने में, ठीक है ना। वर्क फंक्शन मतलब क्या, बंधन को तोड़ने में जितना एनर्जी खर्च हो गया, देखना ध्यान से, तो 15 जूल एनर्जी दिए, 12 जूल एनर्जी वो अपने बंधन को तोड़ने में खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 3 जूल। तो 3 जूल एनर्जी जो इसका बचा, उस 3 जूल एनर्जी के साथ ये बाहर निकलना चाहेगा, है ना ऐसा। लेकिन होता क्या है ना प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉन के साथ, कि उसको थोड़ी ना पता है कि वो रिमेनिंग 3 जूल ऑफ एनर्जी के साथ हम इधर ही जाएंगे तो बाहर निकलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो 3 जूल एनर्जी के साथ मेटल के सरफेस के अंदर ही चला गया, तो क्या होगा, वो अंदर ही टकराव करा के अपना 3 जूल एनर्जी बर्बाद कर दिया और इलेक्ट्रॉन अंदर ही रह गया। तो बताओ, तो इस स्थिति में 15 जूल का लाइट देने के बावजूद, यानी कि वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी का लाइट देने के बावजूद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि होता क्या है ना कि रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन अंदर ही जाके टकराया और अपना एनर्जी बर्बाद कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि जब हम लोग 15 जूल का लाइट डालें, तो 15 जूल में 12 जूल तो ये अपना खर्च कर दिया अपना बंधन वंधन तोड़ने में, अब बाकी जो 3 जूल बचा, उस 3 जूल के एनर्जी के साथ अंदर गया, अंदर टक्कर उक्कर खाओ के वो अपना 2 जूल एनर्जी बर्बाद कर दिया, फिर बाहर निकल गया, और कितना एनर्जी से निकला, 1 जूल एनर्जी के साथ वो बाहर निकला। ऐसा भी हो सकता है कि वो क्या हुआ, 15 जूल एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब किया, 15 जूल में 12 जूल तो वो खर्च कर ही दिया, बचा कितना, 3 जूल। 3 जूल में 2.5 जूल अंदर टक्कर उक्कर में बर्बाद कर दिया, और 0.5 जूल के साथ वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। ऐसा भी हो सकता है कि 12 जूल एनर्जी, ये 15 जूल एनर्जी का लाइट फॉल करवाएं, उसमें 12 जूल ये जो है अपने बंधन बंधन तोड़ने में खर्च कर दिया, और बाकी 3 जूल के साथ ये सीधे के सीधे बाहर ही निकल गया। ऐसा भी हो सकता है, यानी कि बाहर नहीं भी निकले, या पूरा का पूरा एनर्जी के साथ बाहर निकल जाए, या कुछ एनर्जी अंदर बर्बाद करके वो इलेक्ट्रॉन अंदर बाहर निकले, ठीक है ना। तो इस तरह से कई सारा कंडीशन हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि यदि एनर्जी ऑफ लाइट फॉल अपॉन द सरफेस ऑफ मेटेलिक सरफेस इज लेस देन वर्क फंक्शन, then there definitely no photoelectric effect will occur. But if energy of light fall upon the surface of metal is greater than or equals to work function, then photoelectric effect may or may not be occur. अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से, कि जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूं कि ये मेटल का सरफेस है, ठीक है, इसका वर्क फंक्शन जो है फाई है, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक लाइट का सोर्स इस पर फॉल कराया, लाइट जैसे इस पर फॉल हुआ तो इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्शन होना है, ठीक है ना। यहाँ पर जो ये लाइट है इसकी एनर्जी है, ध्यान से देखना कि यहाँ पर हेयर ये ई जो है मीन्स ई क्या, एस सी बाय लैम्डा बोल दो या फिर एच न्यू बोल दो, ई इज ग्रेटर देन 5, एनर्जी जो है ये लाइट का जो है ये 5 से ज्यादा है या फिर कम है, ज्यादा है। तो इस परिस्थिति में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना चाहिए, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वही बात है कि 15 जूल रहे और ये कितना जूल रहे, 12 जूल या 10 जूल रहे, तो बाकी 3 जूल एनर्जी के साथ अगर इलेक्ट्रॉन अंदर ही चला गया, टकराव के अंदर ही रह गया, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, अपने को कुछ भी नहीं पता चलेगा। लेकिन ऐसा हो कि 3 जूल में 1 जूल अंदर बर्बाद कर दिया, 2 जूल से निकला, आधा जूल अंदर बर्बाद कर दिया, 2.5 जूल से निकला, 3 जूल अंदर बर्बाद कर दिया, निकला ही नहीं, अंदर गया ही नहीं, पूरा का पूरा एनर्जी के साथ बाहर ही निकल गया, तो ऐसा बहुत सारा कंडीशन हो सकता है ना। तो एक चीज जो लास्ट वाली बात मैंने बताई उसे आप लोग समझो और बोलो कि लास्ट वाले बात के अनुसार यदि ये 15 जूल का लाइट है, ध्यान से 15 जूल का लाइट है, 12 जूल वर्क फंक्शन में खर्च किया, यानी कि अपने बंधन को तोड़ने में खर्च किया, और बाकी जो 3 जूल एनर्जी बचा, उस 3 जूल से इलेक्ट्रॉन सीधे बाहर निकल जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन जो होगा, उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा, तो उस मैक्सिमम एनर्जी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स। ध्यान से समझे, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्स। क्योंकि मान लो मेटल के सरफेस पर इस फेनोमेनन के दौरान 100 लाइट पड़ा, ये मेटल का सरफेस है, इस पर 1 लाइट, 2 लाइट, 3 लाइट, 4 लाइट, 5 लाइट, 6 लाइट, इस तरह से 100 लाइट पड़ा। 100 लाइट का एनर्जी जो है, ये जितना भी 100 लाइट था ना, उन 100 लाइट का एनर्जी जो है, उन 100 लाइट का एनर्जी जो है वो है 15 जूल, वर्क फंक्शन है 12 जूल, तो क्या होगा,
बाकी हर लाइट में 3-3 जूल एनर्जी बचा होगा, यानी कि हर लाइट एब्जॉर्ब करके जो इलेक्ट्रॉन आया निकला होगा तो उसमें सब में 3-3 जूल होगा। लेकिन उस 3 जूल में कोई पूरा का पूरा अंदर ही रह गया, यानी कि 0 जूल से बाहर निकलेगा या नहीं भी निकला। कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 जूल खर्च करके 2 जूल से निकला, कोई 2.5 जूल खर्च करके आधा जूल से निकला, कोई 0.5 जूल खर्च करके 2.5 जूल से निकला, कोई 1 जूल खर्च करके 2 जूल से निकला, कोई 2 जूल खर्च करके 1 जूल से निकला, कोई बिल्कुल खर्च नहीं किया, सीधे का सीधे बाहर निकला, तो उसका एनर्जी क्या होगा? 3 जूल। इस तरह से जो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन निकला उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी का लाइट कितना होगा? 3 जूल वाला होगा कि नहीं होगा? तो उसे ही हम लोग बोल देते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स, एंड दिस इज इक्वल्स टू E माइनस 5। आप लोग समझ रहे होंगे ये 15 जूल माइनस 12 जूल, यानी कि 15 जूल क्या है? E, और 12 जूल क्या है? 5। तो ये जो अपने को एक फॉर्मूला बना, इस फॉर्मूला को ही हम लोग बोल देते हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? क्योंकि ये सारा फेनोमेनन कौन दिया था? आइंस्टाइन फोटो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये कौन दिया था? आइंस्टाइन दिया था। और यही रिलेशनशिप है इन सारे टॉपिक से संबंधित, यानी कि हम लोग को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इसी से संबंधित क्वेश्चंस को बनाना है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल्स टू E माइनस 5। एनर्जी क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन, 5 इज वर्क फंक्शन। अब समझना इन चीजों को। काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो है E के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? SE बाय लैम्डा माइनस 5। तो ये भी हम लोगों को एक फॉर्मूला बन गया कि नहीं? इसी तरह हम लोग और भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल्स टू H न्यू माइनस 5। ये एनर्जी के जगह SE बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं या H न्यू भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया। और भी हम लोग फॉर्मूला इससे डेवलप कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है ये किसका काइनेटिक एनर्जी है? ये काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का, जो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से निकल रहा है उसका। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? हाफ MV हाफ V मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू SC बाय लैम्डा माइनस 5, या फिर हाफ MV मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू H न्यू माइनस 5। तो ये भी फॉर्मूला हो गया, लेकिन यहाँ पर चीज क्या क्या उसको समझना। ये हाफ तो हाफ है, m क्या है? दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। V मैक्स, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दौरान बहुत सारा इलेक्ट्रॉन निकला होगा, उनमें से सबसे ज्यादा वेलोसिटी वाला इलेक्ट्रॉन है। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? उन सबों में से सबसे ज्यादा वेलोसिटी वाला इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसी के कोरेस्पॉन्डिंग तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगा। और बाकी SE बाय लैम्डा माइनस 5। तो जितना भी न्यूमेरिकल बनेगा ना बच्चों, इन्हीं सारे फॉर्मूला से बनने जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होता है। सबसे पहले समझो कि ये शब्द जो है ना, ये थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप लोग जानो कि डिफेंस में आप लोगों को जाना है, डिफेंस में जाना है, तो डिफेंस में जाने के लिए आप लोगों को बहुत सारे पैरामीटर्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। कि पहला पैरामीटर तो आप लोग आदमी होने चाहिए, ठीक है, आदमी तो हो गई। अब जो है आप लोगों का एक मिनिमम हाइट होना चाहिए। जैसे कि मेल पर्सन के लिए माना जाता है 165 सेंटीमीटर, ठीक है। कि अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर से कम है तो आप लोग डिफेंस में जाने के लिए एलिजिबल नहीं हो। लेकिन अगर आप लोगों की हाइट 165 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा है तो आप लोग डिफेंस में जा सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाए क्वेश्चन कि व्हाट इज द थ्रेशोल्ड हाइट फॉर रिक्रूटमेंट इन डिफेंस सर्विसेज, तो आप लोग क्या जवाब दोगे? 165 सेंटीमीटर। तो आप लोगों ने समझा होगा कि यहाँ पर थ्रेशोल्ड हाइट करने का क्या मतलब हुआ, कि वो मिनिमम हाइट जरूरी है डिफेंस सर्विसेज में जाने के लिए। इसी तरह जैसे कि एग्जाम की हम लोग बात करें, तो किसी भी एग्जाम में पास करने के लिए हम लोगों को मिनिमम मान लेते हैं 35% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज द थ्रेशोल्ड मार्क्स टू गेट क्वालिफाई इन एनी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, तो आप लोग क्या जवाब दोगे? 35% मार्क्स। ओके, 35% यहाँ पर क्या हुआ? मिनिमम। तो यानी कि सीधी सी बात है, मिनिमम के लिए हम लोग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्या चीज? थ्रेशोल्ड। तो अब हम लोग समझते हैं कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड हाइट जो है ये क्या चीज है, क्योंकि अपने को तो लेना देना है क्या चीज से?
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सॉरी। तो अब बताओ कि जैसे हम लोग जानते थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ही बात कर ले, तो ये कोई मेटल का सरफेस है, इसका वर्क फंक्शन कुछ आप लोगों को पता है। वर्क फंक्शन मतलब क्या, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। अब जो है यहाँ पर हम लोगों ने सफिशिएंट एनर्जी का लाइट फॉल कराया फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इस लाइट की एनर्जी जो है वो कितने के बराबर है, ई के बराबर है। तो बताओ तो व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, तो वो है 5। तो यहां पर आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए कि थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके लिए, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना होगा, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को अगर हम लोग ETH से रिप्रेजेंट करें या फिर E0 से, तो वो किसके बराबर होगा बच्चों, वो 5 के बराबर होगा। तो समझ में आई बात कि थ्रेशोल्ड एनर्जी होता क्या है कि वो मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। अब आप बताओ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर आते हैं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वही हो गया कि मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम जितना एनर्जी चाहिए उसे हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इस थ्रेशोल्ड एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगा ना, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या नाम दे देंगे बच्चों, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू। तो ETH के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, ETH के जगह हम लोग लिख सकते हैं एच न्यू टी एच, यानी कि ETH की जगह हम लोगों ने लिखा एच न्यू टी एच। एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, एच क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं एच न्यू नॉट, ठीक है ना, न्यू टी एच लिखो या न्यू नॉट, दैट इज इक्वल्स टू 5। तो यहां पर से इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करोगे तो न्यू टी एच या फिर उसे ही अगर हम लोग न्यू नॉट बोल दें तो दैट इज इक्वल्स टू 5/h। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूला को तो अच्छे से आप लोगों को याद करना ही है कि ये क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसे हम लोग न्यू टी एच या न्यू नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होता है 5/h। यानी कि वो डिपेंड करता है किस बात पर, वो डिपेंड करता है वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल पर, क्योंकि H तो कांस्टेंट है और H जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है। H का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ओके, तो ये हम लोगों ने देख लिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को ही हम लोग, ये यहां हम लोग लिख देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को ही हम लोग क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग एक और नाम दे देते हैं, कौन सा नाम दे देते हैं, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। तो चलो यहां पर हम लोगों ने देखा था कि ये जो ETH जो है ये क्या है, ETH, ये जो था ना ETH, जैसे हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते थे, थ्रेशोल्ड एनर्जी की ही जगह तो हम लोगों ने लिखा था ना एच न्यू टी एच। तो यहां पर हम लोग इस तरह से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ETH के जगह HC/λTH, नहीं, एनर्जी बराबर HC/λ होता है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के कोरेस्पॉन्डिंग अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो तो उसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर न्यू E0, इसे भी वही बात है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। तो इसे भी हम लोग लिख सकते हैं HC/λ0 इज इक्वल्स टू 5। तो यहां पर अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो λTH यानी कि λTH या फिर λ0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, λ0 उधर जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, तो HC/5। तो ये भी बच्चों एक फॉर्मूला डेवलप हो गया। क्या चीज का ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को मिल गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए। तो ये जो है दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है ना। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को ही हम लोग क्रिटिकल वेवलेंथ भी बोल देते हैं। क्रिटिकल बोलो या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलो, दोनों से एक ही मतलब जाता है। तो यहां पर अब डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन क्या है कि सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी मींस द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, या उल्टा क्यों, ऐसा इस वजह से क्योंकि देखो एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू बराबर HC/λ।
तो क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो बस इस वजह से कि एनर्जी में और फ्रीक्वेंसी में अगर हम लोगों ने मिनिमम शब्द लगाएगा तो यहाँ पर वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में हम लोगों को क्या लगाना होगा, मैक्सिमम, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एनर्जी में मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैटर, मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैटर। लेकिन वेवलेंथ के केस में द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ओके, अब आप लोग जानो कि ये जो ETH है यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसके बाद या इसे ही हम लोग ई नॉट भी बोल देते थे, है ना। इसी तरह न्यू TH है या फिर न्यू नॉट भी हम लोग उसको बोल देते थे, या लैम्डा TH या लैम्डा नॉट भी बोल देते हैं। ये क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और थ्रेशोल्ड एनर्जी तो एक्चुअली फाई को ही तो बोलते हैं ना। तो ये सब का सब जो है वो क्या होता है, स्पेसिफिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल। ये मेटल या मटेरियल का स्पेसिफिक कांस्टेंट है। जैसे कि सीजियम का कुछ फिक्स वैल्यू ऑफ फाई होगा तो ऑब्वियसली बस फाई को ही ई नॉट या ETH बोल सकते हैं। तो उसी तरह कॉपर का फिक्स वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, कौन सा फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा। तो इन चीजों को समझना, यानी कि ये सब का सब एक पैरामीटर है जो कि कांस्टेंट होता है। और कैसा कांस्टेंट होता है, तो स्पेसिफिक कांस्टेंट, इस बात को भी आप लोगों को समझना है। अभी हम लोगों ने आइंस्टाइन्स इक्वेशन को देखा था, आप लोगों को याद होगा कि आइंस्टाइन्स इक्वेशन क्या था कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स, यहाँ देखो आप लोग ध्यान से, कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू E-5, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि फाई क्या होता है, फाई का इंटर रिलेशनशिप अगर हम लोग थ्रेशोल्ड के टर्म में देखें, फाई का इंटर रिलेशनशिप हम लोगों को किस टर्म में देखना है बच्चों, थ्रेशोल्ड के टर्म में देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले एक बार याद कर लेते हैं, अभी तक आप लोग भूल गए होंगे, कि यहाँ पर छोटे छोटे लिख देता हूँ। तो फाई इज इक्वल टू ई नॉट मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर H न्यू नॉट या फिर HC बाय लैम्डा नॉट। हम लोग इसी से याद रख लेते हैं। तो बताओ, तो अगर आप लोगों को न्यू नॉट के बारे में पूछा जाएगा तो न्यू नॉट क्या हो जाएगा बच्चों, 5/h। तो ये फॉर्मूला था क्या चीज के लिए, ये फॉर्मूला था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है ना। इसी तरह लैम्डा नॉट पूछा जाएगा तो इसी फॉर्मूला में देखो लैम्डा नॉट उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, HC/5। ओके, HC/5। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया लैम्डा नॉट के लिए। अब चीजों को यहाँ देखना और समझते चले जाना। तो ये जो आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन था, यहाँ पर हम लोग लिखे थे काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू E-5। तो यहीं पर से फॉर्मूला को चेंज कर रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं E के जगह, तो E क्या है, दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट विल फॉल अपॉन द सरफेस ऑफ मेटल। और -5 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, -5 की जगह हम लोग लिख सकते हैं H न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है बच्चों, न्यू नॉट जो है ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एनर्जी माइनस H न्यू नॉट के बजाय हम लोग फाई की जगह HC बाय लैम्डा नॉट भी लिख सकते हैं। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला क्या चीज के टर्म में, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म में। अब बच्चों इन दोनों फॉर्मूला को हम लोग देख लेते हैं, ये ध्यान से देखना। ये सारा फॉर्मूला तो आप लोगों को याद है ना, ये भी उसी फॉर्मूला से हम लोगों ने डिराइव करा था। तो यहाँ पे इसी फॉर्मूला को डिराइव करके लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। काइनेटिक एनर्जी मैक्स, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा, ठीक है। देखना ध्यान से, HC बाय लैम्डा माइनस HC बाय, यहाँ फाई के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, HC बाय लैम्डा नॉट, सही है। तो यहां से HC को कॉमन ले लोगे तो बताओ, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू HC कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। ओके, तो ये लग रहा है बाहर चला गया, उसे मैं दोबारा से यहाँ पर लिख रहा हूँ छोटा करके। HC अगर इसमें से कॉमन ले लिए आप लोग तो 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट हो जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला डेवलप हो गया। क्या चीज के लिए ये फॉर्मूला डेवलप हो गया, काइनेटिक एनर्जी मैक्स का, किस टर्म में, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के टर्म में। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म में हम लोग इसी फॉर्मूला को एक बार देखते हैं, यहाँ पर जगह बना लेते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला है इसे ध्यान से रखना, इसी फॉर्मूला को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्स है, ठीक है, कि दिस इज काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू H न्यू, तो अपनी जगह था।
फाई के जगह हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो बताओ तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एच कॉमन ले लेंगे तो न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से ये काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फॉर्मूला डेवलप हो गया। बाकी इन सारे फॉर्मूलाज को आप लोग जानते ही हो। अब एक बार ना हम लोग समराइज करके देख लेते हैं कि इस लेक्चर में हम लोगों ने किस किस फॉर्मूला को पढ़ा और किस किस फॉर्मूला को देखा। ओके, तो इस समरी को ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। ठीक, ध्यान से देखो और समझते चले जाओ। सबसे पहला जो है हम लोगों के पास है कौन सा फॉर्मूला, कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू हाउ मच, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस फाइव। हो गया ये फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला जो हम लोगों के पास है, दूसरा फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू ई के जगह एच सी बाय लैम्डा माइनस फाइव। ठीक है, फिर तीसरा फॉर्मूला जो अपने पास है वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव। ठीक है, इसके बाद जो चौथा फॉर्मूला अपने पास है बच्चों, वो चौथा फॉर्मूला ये है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स इसका इज इक्वल टू एच कॉमन ले लेंगे और फाइव की जगह एच न्यू नॉट रख देंगे तो एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म में। अब नेक्स्ट फॉर्मूला जो अपने पास है वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एच कॉमन ले लिए तो एच सी कॉमन ले लिए एक्चुअली, तो अंदर क्या बच जाएगा, वन बाय लैम्डा माइनस यहाँ पर एस सी बाय लैम्डा नॉट रख दोगे तो वन बाय लैम्डा नॉट। इन चीजों के बारे में भी हम लोगों ने देखा। छठा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस ई टी एच, या ई नॉट भी लिख सकते हो फाइव की जगह। अब अगर आप लोगों को और भी डाटा दिया हुआ रहे, जैसे कि सातवां फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स के जगह हम लोग लिख दें हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर माइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस सी बाय लैम्डा माइनस फाइव। या फिर आठवां फॉर्मूला हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव। या नौवां फॉर्मूला ये भी हो जाएगा हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। या 10वां फॉर्मूला हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी वन बाय लैम्डा माइनस वन बाय लैम्डा नॉट। और जितना भी फॉर्मूला और भी अगर हम लोग चाहें तो डेवलप कर सकते हैं, उन सारे फॉर्मूलाज का इनिशिएटर या बेसिस जो होता है या रूट आप लोग बोल सकते हो, वो रूट यही है। ठीक है ना, इसके अलावे और कहीं पर कुछ है कि नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसी वजह से आप लोगों को सिर्फ ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है और इसी फॉर्मूला से सारा कुछ हो जाएगा। अब टॉपिक को क्लियर करने के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बोल रखा है कि कुछ क्वेश्चन करा जाता है और जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे तो चीजें आसान होती चली जाएंगी। ओके बच्चों, मैंने आप लोगों को हमेशा सिखाया है कि जब कभी भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले आप लोगों को गिवन वैल्यूज वहां पर लिख लेना चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन पढ़ने के दौरान ही चीजें आसान दिखने लगेंगी आप लोगों को। यहाँ पर इस क्वेश्चन में लिखा है द मिनिमम एनर्जी required for the photo emission of electron from the surface of metal is इतना। मिनिमम एनर्जी जो है सरफेस ऑफ मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो है 4.95 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ये मिनिमम एनर्जी आप लोगों को दिया हुआ है। कैलकुलेट द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, यहाँ पर पूछा है कैलकुलेट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, आप लोगों से न्यू नॉट पूछा जा रहा है कितना होगा, एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ और लैम्डा नॉट पूछा जा रहा है। दो चीज पूछा जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी कितना होगा और लैम्डा नॉट कितना होगा, ये दो चीज जो कि काफी आसान होगा कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। सिंपल है, तो हम लोग अभी जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा नॉट या फिर एच न्यू नॉट। तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं है। सबसे पहले हम लोग न्यू नॉट की बात करें तो न्यू नॉट क्या हो जाएगा बताओ, न्यू नॉट इज इक्वल टू यहाँ से देखो फाई बाई एच। ठीक है ना, न्यू नॉट इज इक्वल टू फाई बाई एच। फाई का वैल्यू रख दो जल्दी से, 4.95 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19
और डिवाइडेड बाय एच की जगह हम लोग क्या रख देंगे, एच की जगह 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। सब कुछ ऐसा यूनिट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ न्यू नॉट का जो भी वैल्यू आएगा दैट इज इन हर्ट्ज। इसी तरह से लैम्डा नॉट की बात करें, यहाँ लैम्डा नॉट बराबर क्या होगा, देखो तो एच सी डिवाइडेड बाय 5। एच की वैल्यू कितनी होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू सी की जगह 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और डिवाइडेड बाय लैम्डा की जगह हम लोग, सॉरी यहाँ पर 5 था ना, ये 5 की जगह हम लोग क्या रख देंगे, 5 की जगह दिस इज 4.95 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसे सॉल्व करोगे तो इतना मीटर जो है वो वेवलेंथ आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों कुछ बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए और वो बातें ये हैं कि बहुत तरह का एनर्जी कन्वर्जन आप लोगों से पूछा जाएगा कि एनर्जी, हम लोग एनर्जी का अलग अलग यूनिट जो होता है वो क्या होता है। तो उन सारे यूनिट को अगर आप लोग याद करना चाहो तो एक बार यहाँ लिख ही देता हूं मैं, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एनर्जी। ये चीजें शायद आप लोगों को याद भी होंगी, लेकिन याद है फिर भी एक बार देख लो और याद करने की कोशिश करो कि 1 जूल जो होता है दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो इस आधार पर 1 अर्ग जो होगा वो कितने जूल के बराबर होगा, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 7 जूल। क्लियर है ना। इसी तरह 1 कैलोरी, CALORIE, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल होता है। ठीक है, तो इस आधार पर 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच कैलोरी, 1/4.186 कैलोरी। सही है ना। इसी तरह से और भी क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मच, जिसका जरूरत होगा इस चैप्टर में बहुत सारा, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, तो 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। इसी तरह से और भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, वो होता है 1 एटीएम लीटर इज इक्वल टू कितना होगा, दैट इज 101.3 जूल। ठीक है ना। तो यानी कि 1 जूल इज इक्वल टू, जैसे 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच, 1/101.3 एटीएम लीटर। ऐसा बहुत सारा यूनिट और भी हो सकता है एनर्जी का, उन चीजों को आप लोग एक जगह कॉपी में नोट डाउन कर लेना। और ऐसे अगर पूछा जाए कि इन सारे यूनिट में सबसे बड़ा यूनिट कौन है, तो इन सारे यूनिट में आप लोगों से पूछा जाए तो एटीएम लीटर सबसे बड़ा यूनिट है, उसके बाद कैलोरी जो है वो बड़ा यूनिट है, उसके बाद जूल बड़ा यूनिट है, उसके बाद अर्ग बड़ा यूनिट है, और सबसे छोटा यूनिट एक्चुअली जो है वो कौन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन पर आते हैं, ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर स्ट्राइक्स ऑन ए मेटल सरफेस, द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बीइंग 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशन, द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब कुछ आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जानो कि जो गिवन वैल्यूज है ना उसे हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। गिवन वैल्यूज क्या दिया हुआ है, ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ, एक फोटोन है जिसका वेवलेंथ दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर, स्ट्राइक्स ऑन ए मेटल सरफेस, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बीइंग 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन में दिया 5 इक्वल्स टू 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसे जूल में कन्वर्ट करोगे तो 2.13 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। और उसके बाद दिया हुआ कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन, के फोटोन का एनर्जी जो है वो कितना होगा। तो पहला क्वेश्चन तो काफी आसान है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी पूछा जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन दैट इज इक्वल टू Hc बाय लैम्डा। ठीक है ना। Hc के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और c की जगह 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और डिवाइडेड बाय बच्चों लैम्डा की जगह जो क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। इसी तरह से अब जो है दूसरा क्वेश्चन जो भी हो जाए, इतना जूल जो है दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशन, इन इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स दैट इज इक्वल टू Hc बाय लैम्डा माइनस 5, यही ना होता है। तो Hc बाय लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7
-5 की जगह हम लोग क्या रख देंगे बच्चों, 5 का वैल्यू है 2.13 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, जो भी हो जाएगा दिस इज काइनेटिक एनर्जी मैक्स। अब जो है यहीं पर एक और क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसका वेलोसिटी कितना होगा। आप लोग बताओ कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, ये ना होगा। तो यहाँ से पूछ रहा है वी मैक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। तो आप लोग यहीं से देख के बताओ कि इस क्वेश्चन में वी मैक्स की जगह हम लोग क्या, वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी मैक्स, है ना, 2 उधर गया, 2 काइनेटिक एनर्जी मैक्स डिवाइडेड बाय एम। तो यहाँ भी मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी मैक्स डिवाइडेड बाय एम। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट कर दिए, 2 के जगह 2 और काइनेटिक एनर्जी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पूरा वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी की जगह ये पूरा वैल्यू लिखना होगा, लिख ही देते हैं 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ divided by 4 into 10⁻⁻7 minus 2.13 into 1.6 into 10⁻⁻19, ये पूरा का पूरा वैल्यू है। और डिवाइडेड बाय ये क्या था, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी मैक्स हो गया, डिवाइडेड एम, एम किसका लेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का वजन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, ये 1 है। तो इसे आप लोग सॉल्व करोगे तो इतना मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे समझना। व्हेन ए सर्टेन मेटल वाज इरेडिएटेड विथ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 4.5 into 10⁻16 per second, the photoelectrons emitted had 3 times the kinetic energy as the kinetic energy of photoelectrons emitted when same metal was irradiated with light of frequency 2.5 into 10⁻16, डबल छप गया है, पर सेकेंड। कैलकुलेट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल, मेटल का क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। देखो यहाँ ध्यान से 2 केस दिया हुआ है, ये भी मेटल है, ये भी वही मेटल है, कोई अलग मेटल नहीं है, ठीक है ना। इस पर भी एक लाइट फॉल हो रहा है, इस पर भी एक लाइट फॉल हो रहा है, इस पर से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो यहाँ पर इस मेटल का अगर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट होगा तो ऑब्वियस सी बात है इस मेटल का भी न्यू नॉट होगा। क्यों, क्योंकि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी जो होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक कांस्टेंट, और वो मेटल टू मेटल वेरी करता है, लेकिन सेम मेटल का हमेशा सेम होता है। यहाँ पर सेम मेटल, इस वजह से हम लोगों ने न्यू नॉट ही लिया और यही न्यू नॉट का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। क्वेश्चन में यही न्यू नॉट का वैल्यू पूछ रहा है। व्हेन ए सर्टेन मेटल वाज इरेडिएटेड विथ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 4.5 into 10⁻16 पर सेकेंड, यहाँ पर इस मेटल में लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू1 जो है वो कितना दिया हुआ है, 4.5 into 10⁻16 पर सेकेंड, या हर्ट्ज भी उसी को हम लोग बोलते हैं। और दूसरे केस में लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, यहाँ पर जो हम लोग लाइट फॉल कराए हैं इसका फ्रीक्वेंसी न्यू2 है, और न्यू2 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस इज 2.5 इंटू 10⁻16 पर सेकेंड। ओके, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड एट 3 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी अगर 1 है तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं 2 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी 1 जो है ना, यानी कि इस केस में जो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है वो 3 टाइम्स है, यहाँ लिखा हुआ 3 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड व्हेन द सेम मेटल इज इरेडिएटेड विद लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना, यानी कि इस मेटल से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इस लाइट के द्वारा, उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस काइनेटिक एनर्जी का 3 गुना है, यानी कि दिस इज 3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी 2। ओके, तो बस इतना ही आप लोगों को समझना है, बाकी तो डाटा आप लोग पुट करोगे क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। इस क्वेश्चन में लिख रहा है, ऑब्वियस ही बात है, देखो इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसका फ्रीक्वेंसी कम है, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट डालोगे तो काइनेटिक एनर्जी जो निकलेगा उस ज्यादा होगा ही, लेकिन कितना ज्यादा बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है 3 गुना है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है, 3 गुना। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, चूंकि न्यू नॉट बोल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी का न्यू नॉट वाला फॉर्मूला क्या होता है, याद है, एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ओके, तो वही वैल्यू हम लोग यहाँ रखते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी 1 की जगह क्या रख देंगे,
एच न्यू वन माइनस न्यू नॉट, दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इज इक्वल्स टू 3। अब काइनेटिक एनर्जी 2 की जगह क्या लिखेंगे, एच न्यू टू माइनस न्यू नॉट। देखो तो एच और एच तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर न्यू वन की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, देखो तो 4.5 इंटू 10⁻16 माइनस न्यू नॉट अपने को निकालना है, न्यू नॉट नहीं पता, इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2.5, क्योंकि न्यू टू का वैल्यू दिया हुआ है, 2.5 इंटू 10⁻16 और माइनस न्यू नॉट। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करके चेक करो तो दिस इज 4.5 इंटू 10⁻16 माइनस न्यू नॉट इज इक्वल्स टू 3 से इसे गुना कर दिए तो 7.5 इंटू 10⁻16 माइनस 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 न्यू नॉट हो जाएगा। अब बताओ इस 3 न्यू नॉट को उस साइड अगर हम लोग कर देते हैं, इस 3 न्यू नॉट को इस साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गौर से बताओ, 3 न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट, दिस इज 3 न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻16 माइनस 4.5 इंटू 10⁻16। तो बताओ तो यहाँ 3 न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट जो है ये कितने के बराबर हो जाएगा, दिस विल बिकम्स इक्वल्स टू 2 न्यू नॉट, और ये जो है 7.5 में 4.5 गया तो कितना हो गया, दिस इज इक्वल्स टू 3.0 इंटू 10⁻16। तो बताओ तो यहाँ से न्यू नॉट का वैल्यू इस 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1.5 इंटू 10⁻16 पर सेकेंड, यानी कि हर्ट जो है ये वैल्यू आया कि नहीं आया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाला जा सकता है। ओके, अब एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, इसमें क्या है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी of the ejection of electrons from the potassium metal is like this। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू नॉट इज 5.3 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। ठीक है ना। अब लिखा है कि will the photon of a radiation having energy this much exhibit photoelectric effect। तो बोल रहा है कि एक ऐसा लाइट जिसका एनर्जी जो है 3.31 इंटू 10⁻−19 जूल है, क्या वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने में सक्षम है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, कई तरीका हो सकता है। न्यू नॉट आप लोगों को पता है, एनर्जी ऑफ लाइट आप लोगों को पता है, एनर्जी ऑफ लाइट से आप लोग फ्रीक्वेंसी निकाल लो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू व्हाट, और उस फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट से कंपेयर कर लो, या फिर सीधा न्यू नॉट से फाई का वैल्यू निकाल लो। फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट, एच की जगह 6.626 इंटू 10⁻34 और गुना न्यू नॉट की जगह हम लोग क्या रख देंगे बच्चों, 5.3 इंटू 10⁻14। तो इसे आप लोग सॉल्व करो। जब आप लोग 6.626 को 5.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू जो है वो आ जाएगा 35.1178। ओके, और इंटू 10⁻−34 और 14 तो ये 10⁻−20 के आसपास। इसको अगर और मैनेज करते हो इधर तो ये 3.51178 इंटू 10⁻−19 के बराबर आ जाएगा, इतना जूल। और एनर्जी जो है लाइट का कितना है, देखो 3.31 इंटू 10⁻−19। क्वेश्चन क्या है समझे ना, कि ये जो लाइट है इस लाइट का एनर्जी जो है ई दिया हुआ है और मेटल का वर्क फंक्शन हम लोग निकाल लिए, तो पूछ रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग इस वैल्यू को इस वैल्यू से कंपेयर करें तो क्या देख रहे हैं, यहाँ जो एनर्जी ऑफ लाइट है दिस इज लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, है कि नहीं। यहाँ पर हेयर सिंस फाई इज ग्रेटर देन एनर्जी, या फिर उल्टा भी लिख सकते हो, एनर्जी इज लेस देन फाई। तो बताओ तो इस परिस्थिति में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर सो हेयर नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल ऑकर। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या फिर नहीं होगा। बच्चों अगर हम लोग बात करें कंडीशंस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या क्या कंडीशन होता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कंडीशन में एनर्जी के आधार पर अगर हम लोगों ने देखा था, एनर्जी अगर लाइट का एनर्जी है तो लाइट का एनर्जी अगर फाई के छोटा होगा तो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोगों ने जाना, और एनर्जी का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू फाई होगा देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मे और मे नॉट बी ऑकर, है ना, मे और मे नॉट बी ऑकर।
तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। अब दूसरा तरीका क्या होता है कि न्यू नॉट से भी कंपेयर करके हम लोग बना सकते हैं। वो क्या कि लाइट जो फॉल हुआ मेटल के सरफेस पर, उसका फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है, तो यदि यदि न्यू का वैल्यू लेस देन न्यू नॉट रहा तो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, याद रखना। और यदि न्यू का वैल्यू यानी कि लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ा या बराबर हुआ, तो उस परिस्थिति में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और में नॉट बी ऑकर, मतलब हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, इस चीज को समझना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को लेकर। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जिसे हम लोग लैम्डा नॉट से भी दर्शाते हैं, उस केस में बात थोड़ा अलग हो जाता है। वहां पर क्या होता है, यहाँ पर आप लोग देखा एनर्जी के रेस्पेक्ट में ऐसा, फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में ऐसा, लेकिन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में क्या होता है कि यदि लैम्डा जो है रिप्रेजेंट कर रहा है किसके वेवलेंथ को, लाइट के वेवलेंथ को, तो अगर लैम्डा ग्रेटर देन लैम्डा नॉट रहा, यानी कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ रहा, तो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझना, वहां एनर्जी लेस देन था फाइव से, यहाँ फ्रीक्वेंसी लेस देन था फाइव नॉट से, लेकिन यहाँ पर वेवलेंथ जो है ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से रहेगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ये वेवलेंथ जो है लेस देन या इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ रहा, तो उस परिस्थिति में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और मे नॉट बी ऑकर। ठीक है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर चीजें क्या क्या है उसे एक बार देख लो आप लोग। ये मेटल है, इसके सरफेस पर ये लाइट फॉल हो रहा है और इससे सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है। तो ये ई जो है यहाँ पर मैंने जो इस्तेमाल किया ई, वो दरअसल क्या है, एनर्जी ऑफ लाइट, और उसी के कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया, और उसी के कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लैम्डा जो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया। यानी कि ये जो एनर्जी है, ये जो फ्रीक्वेंसी है और ये जो वेवलेंथ है, ये तीनों जो लाइट फॉल हो रहा है उसका है। और ये फाई जो है, दिस इज एक्चुअली वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, या न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल, या लैम्डा नॉट जो है दिस इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल। ये सब, ये तीनों का तीनों जो मैंने तीन अलग अलग जगह पर, यहाँ पर और यहाँ पर इस्तेमाल करा ना, ये जो है ये प्रॉपर्टीज है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देख रहे हैं। अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे किस चीज के बारे में, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में। ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल, अगले लेक्चर में हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट को भी देखेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट को भी देखेंगे कि उस एक्सपेरिमेंट में हम लोग करते क्या क्या हैं, और साथ ही साथ कुछ एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे जो कि हम लोगों को जरूरत होगा किस चीज को सॉल्व करने में, आईआईटीज के सारे क्वेश्चंस को बनाने में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से डिपेंडेंट हैं, चाहे वो केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो या फिर फिजिक्स का जो क्लास 12 का सिलेबस है उसको भी कवर करेगा। ओके, तो यानी कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हम लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट साथ साथ आपको क्लास 12 के सिलेबस को भी कवर करते चले जा रहा है, वहां पर का एक चैप्टर ही बच्चों ऐसा है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोग ये जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा है इसका नोट जो है अभी के अभी कंप्लीट कर लो। नोट्स मैंने पीडीएफ के फॉर्म में आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी भेज दिया है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।